नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका भारतीय संविधान पर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है, जिससे लगभग 200 से ज़्यादा प्रावधान यहीं से लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। जो प्रावधान सबसे अच्छा था उसी को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। किस लिए ग्रहण किया गया है? ग्रहण इसलिए किया गया है क्योंकि लगभग 200 से ज़्यादा वर्षों तक जो ब्रिटिश थे यहाँ पर शासन किया था और उनके पहले बनाए हुए कानून को एकाएक अगर बदल दिया जाए तो अराजकता फैल सकती थी। इसीलिए उनके कुछ प्रावधान जो अच्छे थे उनको लिया गया यहाँ पे, क्योंकि जो भारत के नेता थे वो पहले भी ब्रिटिश संसद में काम कर चुके थे, इसलिए उनको वहाँ की पूरी जानकारी थी। और वैसे भी अगर कोई चीज़ नया बनाया जाए तो उसमें काफ़ी समय, धन और ऊर्जा लगती है। इसलिए जो चीज़ अच्छा हो कहीं पे उसको ले लेना ही लाभदायक होता है। इसके अलावा भी लगभग 60 से अधिक देशों से प्रावधान लिए गए थे। 1935 भारत शासन अधिनियम है, वहाँ से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, शक्तियों का वितरण 3 सूची, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग। अब हम जानेंगे संघीय व्यवस्था होती क्या है। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति एवं कार्य का स्पष्ट बंटवारा हो। जैसे कि वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग जो है अगर 100 रुपये होता है तो उसमें से लगभग अगर 50 रुपये अपने पास रख लिया तो जो बाकी बचे हुए 8 राज्य हैं उनके पास सभी को बांट देता है बराबर अनुपात में। किसको 5 रुपये चाहिए, किसको 2 रुपये चाहिए, इसी तरह सबको बांट दिया जाता है। तो इसी कहते हैं संघीय व्यवस्था, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट बंटवारा कर दे। उसके बाद है शक्तियों का विवरण, यानी जो 3 शक्तियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान समय में संघ सूची में 98 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके पूर्व में जब जीएसटी नहीं लगा हुआ था तो संघ में उस समय 100 विषय थे, राज्य में 61 विषय थे और समवर्ती में 52 विषय थे उस समय भी। संघ सूची में कौन कौन से विषय, जैसे रेलवे, सेना, यूपीएससी, आरबीआई, उड्डयन, जनसंख्या, न्यूक्लियर, सीबीआई, बैंक, डाक, ये सब आता है संघ सूची में। राज्य में क्या आता है? भूमि, पुलिस, पीसीएस जो है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और कानून, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब राज्य में आता है। समवर्ती में क्या क्या आता है? जैसे वन हुआ, वन्यजीव हुआ, शादी, तलाक, व्यापार, शिक्षा, ये सब आता है राज्य सूची, समवर्ती सूची में ये सब आता है। उसके बाद आता है न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा किस तरह है हमारे भारत में? जो सबसे नीचे का है वो है अधीनस्थ कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है, सबसे पहले आप अधीनस्थ कोर्ट में जाएंगे, जिसके अंदर भी 2 कोर्ट होते हैं। जैसे एक होता है जिला न्यायालय, एक होता है सत्र न्यायालय। जो जिला न्यायालय होता है वो सिविल कार्रवाइयों को सुनता है, जैसे कि पारिवारिक झगड़ा हुआ या भूमि विवाद होता है उसको सुनता है। जो सत्र न्यायालय होता है वो क्रिमिनल, जैसे कोई 302 का केस हुआ या कोई रेप का केस होता है, इसके बारे में सुनता है। और जो सिविल कोर्ट में बैठते हैं जिला न्यायालय में, उनको जज कहा जाता है। और जो सत्र न्यायालय में क्रिमिनल कोर्ट में बैठते हैं उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा रहता है कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी जा रही है। और उसके बाद होता है हाई कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट के बाद। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, जिससे दोनों को अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। और सिविल का जो होता है, सिविल में क्षतिपूर्ति योग्य होता है, जैसे कि भूमि विवाद हो गया या शादी तलाक का मामला हुआ, इसमें क्षतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल होता है यहाँ पे क्षतिपूर्ति नहीं होता। आपातकालीन उपबंध जो हैं, आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार के हैं। ये तीनों राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। सबसे पहला है 352, दूसरा है 356 और नंबर 3 है 360। जो पहला है 352, इसको राष्ट्रीय आपात कहा जाता है।
राष्ट्रीय आपात किन स्थितियों में लगता है? जैसे युद्ध हुआ, सशस्त्र विद्रोह हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया। इसके पहले जो सशस्त्र विद्रोह है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको लिया गया है। इसके पहले यहाँ पे था आंतरिक अशांति। और जो 356 है इसे कहा जाता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। और जो 360 है उसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, जो कि आज तक अभी तक कभी लगा नहीं हुआ है। अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। पहली बार 1962 चाइना युद्ध में, दोबारा 1971 बांग्लादेश के युद्ध में, तिबारा 1975 जो आंतरिक विद्रोह जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जिसमें जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी नहीं पता हुआ था क्या हो गया है। जो 356 है इसमें राष्ट्रपति को जब ये महसूस हो जाए कि इस राज्य के जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है, तो वहाँ पे लगता है, या राज्यपाल को महसूस हो कि इस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो एक लिखित पत्र देता है राष्ट्रपति को, उसके माध्यम से लगाया जाता है। जो लोक सेवा आयोग है, जैसे कि एक यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके तहत 2 आते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? नंबर 1 है संसदीय व्यवस्था, नंबर 2 है मंत्रिमंडल प्रणाली, नंबर 3 संसदीय विशेषाधिकार, नंबर 4 परिमाधिकार लिट, नंबर 5 एकल नागरिकता, नंबर 6 द्विसदनवाद, नंबर 7 विधि का शासन, नंबर 8 राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होना। संसदीय व्यवस्था का मतलब होता क्या है? जहाँ पे राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के माध्यम से हो, वहीं पे होता है संसदीय व्यवस्था। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पे होता है? जहाँ पर वहाँ का जो सुप्रीम हो राष्ट्रपति हो। जैसे अमेरिका में है, जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो वास्तविक मुखिया है, और जो प्रधानमंत्री वो नाम मात्र का है। और जैसे भारत में है, यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, और जो प्रधानमंत्री है ये वास्तविक प्रमुख है। इसको लिया कहाँ गया था? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में। और इसका सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था भारत में? इसका शुरुआत हुआ था 1853 में। सबसे पहले आया था ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जब आई थी, तो वहीं से इसका हुआ था। इसमें होते क्या क्या है? जो है संसदीय व्यवस्था, इसमें विधायिका के अंदर से कार्यपालिका बनती है, यानी बाप के अंदर से बेटा। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत विधायिका कार्यपालिका को हटा भी सकती है। ये संसदीय व्यवस्था का सबसे पहले शुरुआत हुई कहाँ से थी? इंग्लैंड में रक्तबीहीन क्रांति हुई थी। वहाँ के जो क्राउन थे वो अपना जो तख्त है उसको छोड़ के ज़मीन पे बैठ गए थे। तभी से उन्होंने कहा था कि जो आप लोग कहेंगे वही हम करेंगे। और संसदीय व्यवस्था से लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। संसदीय व्यवस्था से लाभ ये है कि एक उत्तरदायी सरकार मिलती है, कि अगर कुछ भी कार्यपालिका गलत करती है तो विधायिका तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। एक अस्थायी सरकार भी मिलती है, कि अगर कोई भी गलत काम करती है कार्यपालिका तो विधायिका तुरंत उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, जिससे कि सरकार गिर जाती है। और अध्यक्षात्मक जो होता है उससे क्या क्या फ़ायदा है? उससे उत्तरदायी सरकार नहीं मिलती है, उनको जो मन के वही करना होता है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और एक अस्थायी सरकार मिलती है, मजबूत शासन होता है, जिससे कि कुछ भी करें, क्योंकि वहाँ पे जो होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और जो संसदीय व्यवस्था है यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग तो होते हैं, लेकिन जो विधायिका है उसी के अंदर से कार्यपालिका बनती है। विधायिका का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है कि कानून की रक्षा करना। संसदीय व्यवस्था के और लाभ क्या होता है? इसमें टकराव की स्थिति नहीं होती है, उत्तरदायी सरकार मिलती है इसमें एक, और एक निरंकुशता इसमें नहीं होती है, क्योंकि जो विपक्ष बैठा हुआ है, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तुरंत वो आपके ऊपर दबाव बनाता है। और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है यहाँ पे टकराव की स्थिति नहीं होती है, और एक उत्तरदायी सरकार भी नहीं मिलती है, यहाँ पे निरंकुशता होती है।
और जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता और अल्पसंख्यक को उचित लाभ भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सभी को समान अवसर मिलता है और यहाँ पे विपक्ष का दबाव भी बहुत रहता है। और जो हानि होती है संसदीय व्यवस्था की, इसमें ये होता है कि जो विधायिका है, विधायिका का जो कार्य है, विधायिका का कार्य कार्यपालिका करती है। यहाँ पे अस्थिरता बनी रहती है। यहाँ पे कठोर निर्णय अगर कोई लेना रहता है तो उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि जो कार्यपालिका है विधायिका के उत्तरदायी होती है, तो वहाँ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। इसीलिए कठोर निर्णय लेने में डरते हैं सरकार। और क्या होता है, पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार होती है वो निरंकुशता की ओर चली जाती है, जैसे वर्तमान समय में है कि विधायिका को कार्यपालिका प्रशासनिक कुशलता से समझौता भी करना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? ये संसदीय व्यवस्था का लंबा अनुभव है हमारे पास, क्योंकि 1853 से ही चली आ रही दूसरी व्यवस्था यहाँ पे, और अल्पसंख्यक को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है यहाँ पे, और एक उत्तरदायी सरकार भी होती है, क्योंकि जो 1853 का अखिल भारतीय विधान परिषद अधिनियम था, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी हुई थी। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल जो है, इस शब्द का सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था, क्योंकि जब 1975 में जब लगा हुआ था आपातकाल, उसी समय जब इंदिरा गांधी की जब सरकार गिरी थी, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने इसलिए इसको लाया कि जो आपातकाल आ जाता है, लगा दिया जाता है, तो उसमें अपने मन से पूरा सब जो भी किया था अपने मन से कर दिया था इंदिरा गांधी ने। मंत्रिमंडल की लिखित प्रक्रिया के बाद ही अब आपातकाल लागू हो, इसीलिए मंत्रिमंडल केवल अनुच्छेद 352 में ही इसको दिया गया है। जो मंत्रिपरिषद का निर्माण है, निचले सदन का सिर्फ 15% ही होता है। जैसे अगर 545 सांसद हैं लोकसभा में, जिसका 15% लगभग 83 उसमें प्रधानमंत्री सहित इसमें होंगे। वर्तमान समय में जो मंत्रिपरिषद है, ये 15% का लाया कब गया था? ये है 91वें संविधान संशोधन 2003 से इसको जोड़ा गया था। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। जैसे नंबर 1 पे होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, नंबर 3 पे उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनके पास एक मंत्रालय होता है। जो राज्य मंत्री होते हैं, उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र कोई कार्य मिल जाता है, उसे करते हैं। लेकिन जो उप मंत्री होते हैं, ये इन्हीं जो मंत्रालय होता है इसी के अधीन काम करते हैं, यानी समझो कि ट्रेनिंग पर चलते हैं ये। लेकिन अब वर्तमान समय में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी ज़्यादा ये संविधान में नहीं है, सिर्फ जैसे एक आ गया है किचन कैबिनेट, यानी इसमें जो जैसे यहाँ वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, अगर कोई भी फैसला लेना होता है तो सिर्फ यही 4-5 लोग मिलकर ले लेते हैं। लेकिन इससे एक निरंकुशता आती है। इसका फ़ायदा भी है, क्योंकि जैसे अगर कोई सभी एक साथ मंत्री तो आ नहीं सकते, तो जो मुख्य हो अगर उनके साथ मिलके बैठक करके अगर कोई निर्णय लेना हो जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे एक निरंकुशता की ओर शासन बढ़ता है। संसदीय विशेष अधिकार क्या है? जैसे कोई भी अगर एक्ट अगर पास होना है, तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ जब पास होगा तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का उस पर हस्ताक्षर होगा, उसके बाद एक्ट बनता है वो। यही प्रक्रिया विधानमंडल में भी होती है कि पहले विधानसभा में जाएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद फिर गवर्नर के पास जाएगा, उसके बाद एक्ट बनता है। लेकिन जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, वहाँ पे सिर्फ विधानसभा सीधा गवर्नर के पास जाता है, क्योंकि जो विधान परिषद है सिर्फ 6 राज्यों में ही है, जैसे यूपी में, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिर्फ 4 जगह ही है। संसदीय विशेषाधिकार मिला क्या है कि कोई भी सांसद हो, जब बजट सत्र शुरुआत हो जाता है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सिविल कार्यवाही में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्रिमिनल कार्रवाई है तो सिर्फ उसी में गिरफ्तार किया जा सकता है बस। और 3 सत्र चलते हैं, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर्स शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से लगभग मई तक चलता है, मानसून जो होता है जुलाई सितंबर तक चलता है,
और जो शीतकालीन होता है नवंबर दिसंबर चलता है। इसलिए कोई भी सांसद जब तक वो 5 साल तक सांसद है, तब तक गिरफ्तार होने का उसको कभी समय आता नहीं है, क्योंकि 40 दिन बाद 40 दिन तक, पहले 40 दिन बाद तक होता है। लगभग 80 दिन इसी में निकल गया। धीरे-धीरे जब साल भर में 3 बार सत्र पड़ता रहता है, तो उनको कभी गिरफ्तार होने का मौका ही नहीं मिलता है। जो विधान परिषद होते हैं, जैसे कि विधान मंडल है, उसमें विधान सभा और विधान परिषद 2 है। तो विधान कहीं-कहीं है, जैसे 6 राज्यों में क्यों इसको अपनाया गया है और अन्य जगह क्यों नहीं अपनाया गया है। तो इसके भी जो तर्क है वहाँ पे होता है कि अगर जैसे 3 लोग अगर किसी बात पे विचार विमर्श करेंगे, तो उस पे कुछ ज़्यादा सटीकता होती है। अगर वही कोई अगर एक लोग ही उसके बाद से उसके बारे में निर्णय कर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सटीकता कम होती है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है, जैसे कि अगर विधान परिषद से जब पास होगा, तो उसमें क्या कमियाँ हैं, उसमें क्या सुधार करना है। जब विधान परिषद में जाएगा, इसके पीछे सटीक और रणनीति होगी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नर के पास, फिर उसके बाद एक्ट बनेगा। और उसके बाद क्या होता है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव करके विशेष व्यक्ति, जैसे कोई अगर हो, क्योंकि वर्तमान समय में कहीं भी देखिए तो जो सीधे-साधे आदमी हैं, उनको विधायक, सांसद नहीं बन सकते हो। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी कला के, साहित्य के क्षेत्र में जब जो आगे हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नियुक्ति दी जाती है और ये अधिक उत्तरदायी नहीं होता है। इसके पीछे ना, इसे ना अपनाए जाने के पीछे तर्क भी है, क्योंकि जो विधानसभा से हार जाते हैं, उन्हें बैकडोर से विधान परिषद में ले लिया जाता है, कोई भी हो। और यहाँ पे है कि कोई भी अगर बिल आया है, तो अधिकतम सिर्फ 4 माह तक ही कोई बिल यहाँ पे रोक सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके है कि अगर जब कोई बिल बनाई जा रही है, तो इसकी जो प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि 2-3 महीना लग गया विधानसभा में, उसके बाद विधान परिषद में गई, तो वहाँ पे 2-4 महीने लग जाता है, उसी में बीत जाता है पूरा समय। जैसे रंजन गोगोई जी हैं, उनको समझ लो कि न्यायपालिका से जब रिटायर हुए, तो सीधा उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। समझ लो कि ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया गया था। समझ लो बैकडोर से उनको अंदर लाया गया। विधि का शासन क्या है? जो विधि का शासन का प्रतिपादन जो किया था, ये डॉक्टर डायसी प्रोफेसर थे एक, उन्हीं के द्वारा इसका किया गया था। और विधि का शासन जो है, जो इसकी आलोचना होती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसकी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, अगर जब कोई भी गलत काम करेगी, अगर उसकी आलोचना नहीं होगी, तो सही काम नहीं करेगी। और जो आलोचना है, ये राजनीतिक सहभागिता का कारण भी है एक, इसको होनी चाहिए आलोचना। यूएसए के संविधान से क्या-क्या लिया गया है? वहाँ से लिया गया है मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और प्रेसिडेंट का महाभियोग, प्रस्तावना, यथोचित विधि की प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया, वहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पे, जहाँ पे भाग 3 में इसको पढ़ा जाएगा। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी जब उपराष्ट्रपति का आएगा तब पढ़ा जाएगा। न्यायपालिका स्वतंत्रता क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्रता इस प्रकार है कि जैसे कि अगर कोई भी विधि बना रहा है, जैसे कोई अगर विधि बन रही है, तो वो विधि सही है या गलत है, इसकी जाँच करना बहुत ही अहम भूमिका निभाता है न्यायपालिका। अगर वहीं पे न्यायपालिका स्वतंत्र जब नहीं रहेगी, तो सरकार के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पाएगी। जैसे जब आधार कार्ड की जब शुरुआत हुई थी, तो सरकार ने कहा था बस सिर्फ एक ये मैंडेटरी नहीं है कोई भी काम करना आधार के पीछे। लेकिन जब आधार कार्ड बन गया, तो उसके बाद हुआ कि कुछ दिन बाद हुआ कि अब से अगर आप सिम आधार लिंक नहीं कराएँगे, तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आप अकाउंट में लिंक नहीं कराएँगे, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसके पीछे 2017 में एक निजता का अधिकार जो होता है, उसके वजह जब कोर्ट में रिट डाली गई, तो वहाँ पे सरकार ने कहा कि ये कोई बहुत ख़ास नहीं है आधार कार्ड, लेकिन धीरे-धीरे आधार कार्ड हर जगह अलाउ कर दिया गया। अगर यही न्यायपालिका की अगर स्वतंत्रता ना होती, तो आप कैसे जा पाते वहाँ पे न्यायपालिका। जैसे न्यायपालिका स्वतंत्रता के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं है सरकार ने, जैसे कि 2015 में जो 99वां संविधान संशोधन है, उसमें एनजेसी लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी भी
जज को नियुक्ति करना रहता है, तो उसमें CGI प्लस 4 एक मोस्ट जज जो होते हैं सीनियर जज, उन्हीं को के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाता है। उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि इस नाम का आदमी जज बनेगा, तो उसी पर हस्ताक्षर कर देते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन जो NJC था, इसमें CGI प्लस 4 मोस्ट जज के अलावा एक लॉ मिनिस्टर को भी लाया जा रहा था, लेकिन न्यायपालिका ने इसको रद्द कर दिया, इनका पूरा ही सिस्टम। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? यहाँ से सिर्फ लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जो यहाँ US से लिया गया है यथोचित विधि प्रक्रिया, दोनों के बारे में आप स्पष्ट जानकारी लीजिए। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यहाँ पे संसद द्वारा बनाए गए कानून का सिर्फ न्यायपालिका प्रोसेस चेक कर सकती है कि जो इसमें इसका जब निर्माण हो रहा था तो जब इसका निर्माण हो रहा था तो इसमें उचित बहुमत तक नहीं था। कितने लोग उपस्थित थे उस समय जो मतदान होता है कि विशेष बहुमत से हुआ है, कैसे हुआ है, सिर्फ उसी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे बस, कि लोकसभा से किस तरह पास हुआ था, राज्यसभा से किस तरह पास हुआ है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया है, फिर एक्ट किस तरह बना है। लेकिन जो यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया है, इसमें जब न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून की प्रक्रिया और मंशा दोनों चेक कर सकती है, और भारत में दोनों को उचित संतुलित रखा गया है। अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।